नमस्कार, मैं हूं अजय। एक मिनट में पूरी खबर और पूरा विश्लेषण आप देखेंगे। फटाफट खबरें बिल्कुल नए अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं खबर एक मिनट का सफर। जम्मू कश्मीर में तैनात मिर्जापुर के सेना के जवान शहीद हो गए हैं। कश्मीर के बारामूला में हुए आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में जवान रवि सिंह शहीद हो गए। जवान का पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मिर्जापुर के जिगना थाने के गौरा गांव के रहने वाले थे शहीद जवान रवि। सीएम योगी ने जम्मू कश्मीर के शहीद 4 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। मिर्जापुर के शहीद जवान रवि कुमार सिंह के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ मिर्जापुर में एक सड़क का नामकरण शहीद के नाम पर करने की भी घोषणा की है। सीएम योगी का कहना है कि शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक की इस घड़ी में यूपी सरकार शहीद परिवार के साथ है। शहीद जवान रवि कुमार परिवार के इकलौते बेटे थे। उनकी 2 बहनें हैं। फिरोजाबाद में एक ज्वेलर को उसकी दुकान में स्प्रिट डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। आग की लपटों में घिरा ज्वेलर बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। अपनी दुकान से दौड़ता हुआ बाहर निकलता है, जिसको देखकर आसपास के दुकानदार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लेते हैं। इसके बाद इलाज के लिए हॉस्पिटल उसको ले जाया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। रोहित नाम का लड़का था, दुकान पे भैया काम कर रहे थे। आया और आग के ऊपर डाल के स्प्रे डालकर आग लगा के गया। मतलब उसकी घरवाली खत्म हो गई है 3-4 दिन पहले फांसी लगा के, तो उससे कोई 8 बार नहीं आए। इसमें जो आग लगाई है, किसने आग लगाई है और क्यों लगाई है? जो उसकी मतलब इसके मौसी का लड़का है जो रोबिन, जिसने आग लगाई है। घटना द्वारकाधीश पुलिस चौकी के पास सराफा बाजार की है। जलाने का आरोप ज्वेलर के मौसेरे भाई रॉबिन पर लगा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पीड़ित राजेश वर्मा करीब 90% जल चुका है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है और गंभीर हालत को देखते हुए ही हायर सेंटर उसको रेफर किया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे के एक और गुर्गे ने आज कानपुर जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। बिगरू कांड में शामिल धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था, जो चौबेपुर के 8 पुलिसकर्मियों के नरसंहार के बाद से फरार चल रहा था। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम धर्मेंद्र की तलाश में जुटी थी, लेकिन सबको चकमा देते हुए धर्मेंद्र बकायदा वकील की ड्रेस पहन के जिला कोर्ट पहुंच चुका था। जज के सामने उसने सरेंडर कर दिया। इस दौरान सरेंडर की सूचना पर पहुंची पुलिस की टीम से वकीलों की झड़प भी देखने को मिली। कोर्ट परिसर में एसटीएफ की टीम आने पर वकीलों ने सीजेएम से पुलिस की शिकायत भी की, जिस पर सीजेएम ने फोन कर स्थानीय पुलिस को मौके पर बुलाया। स्पेशल जज ने विकास दुबे के गुर्गे धर्मेंद्र दुबे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें, 2-3 जुलाई को विकास दुबे और उसके गुर्गों ने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस ने विकास दुबे समेत 6 अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि कई इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के बर्रा थाना इलाके में संजीत यादव अपहरण और हत्याकांड की गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं पाई है। अब पुलिस पकड़े गए आरोपियों का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने जा रही है, जिससे वारदात का पूरा सच सामने आ सके। इसी के साथ पुलिस एक बार फिर से पांडु नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू करने जा रही है, जिससे संजीत का शव बरामद किया जा सके। दरअसल 22 जून को लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का अपहरण हुआ था। 13 जुलाई को परिजनों के पास 30 लाख की फिरौती का फोन आया। परिजनों का दावा है कि पुलिस के कहने पर फिरौती की रकम दी गई, लेकिन पुलिस लगातार फिरौती से इनकार करती रही। फिरौती की रकम को लेकर अब तक असमंजस बरकरार है। वहीं संजीत के परिजन लगातार सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन परिजन पुलिस के दावे पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। कानपुर में पनकी थाना पुलिस का अजीबोगरीब कारनामा सामने आया। यहां गुडवर्क दिखाने की होड़ में पुलिस की मनमानी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि वो बेकसूर युवक को उठाने पहुंची थी, जिसका लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद गलती का एहसास होने पर पुलिसकर्मी बैरंग लौट आए। गाजियाबाद में 2 पक्षों में पथराव का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है। मारपीट किस वजह से हुई इसका पता नहीं। कल रात का ये वीडियो बताया जा रहा है। उधर महोबा में डंपर चालक से देर रात मारपीट हुई। गुंडई का लाइव वीडियो अब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या हिंदुस्तान में एक महिला को अपनी मर्जी से शादी करने का हक नहीं है?
ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि अलीगढ़ में एक महिला ने अपनी पसंद के लड़के से शादी की तो परिवार वाले बखेड़ा कर रहे हैं। बड़ी बहन आशिया का आरोप है कि दबाव डालकर उसकी बहन की दूसरे संप्रदाय के शख्स से शादी करा दी गई और बीजेपी की पूर्व मेयर छोटी बहन से मिलने नहीं दे रही हैं। धर्म परिवर्तन करवाया शकुंतला भारती पूर्व मेयर ने। लेकिन पूर्व मेयर ने आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया है कि फैजी ने अपनी मर्जी से शादी की है। फैजी नाम की बिटिया थी जिसने अपनी मर्जी से हिंदू लड़के के साथ हिंदू रीति रिवाजों के साथ फेरे लेकर के शादी की है। हद है, लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है और परिजन उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसे में लड़की और उसके परिवार को जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया कराना जरूरी है। मेरठ में हॉरर किलिंग की कोशिश का मामला सामने आया है। महमूदपुर गढ़ी गांव में युवक ने अपने जीजा के साथ मिलकर बहन की गला रेतकर नहर में फेंकने की कोशिश की, लेकिन लोगों के पहुंच जाने से आरोपी उसे गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गए। युवती का दूसरी जाति के लड़के से प्रेम प्रसंग था, जिसके चलते उसके परिजन नाराज चल रहे थे। थाना किटौर के ग्राम महमूदपुर गढ़ी में जो लड़की घायल अवस्था में मिली थी, उनको भी डॉक्टरों द्वारा खतरे से बाहर बताया गया है और इन्होंने जिनको इस कृत्य में शामिल बताया था, इनके सगे भाई और इनके जीजा को, उन दोनों अभियुक्तों को भी थाना किटौर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अब न्यूज़ 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज भी हमारे समाज में हॉरर किलिंग जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जो काफी शर्मनाक हैं। अफसोस कि वक्त बदलने के साथ लोगों की दकियानूसी सोच नहीं बदल रही है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। शौक बड़ी चीज है, चाहे किसी की जान पर ही क्यों न बन जाए। कुछ ऐसा ही मामला ग्रेटर नोएडा के दादरी में सामने आया, जहां हाईवे पर कुछ लोग दो घोड़ों की रेस कराते रहे। आगे आगे घोड़े तो पीछे पीछे बाइक सवारों का झुंड हल्ला मचा रहा था। हाईवे पर घोड़ा बग्गी को दो लोग बेखौफ दौड़ाते नजर आ रहे थे। घोड़ों के आगे भी कई गाड़ियां चल रही थी, जबकि पीछे बाइकर्स का पूरा गैंग नजर आ रहा था। बाइक सवार युवकों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था, जबकि इस घोड़ा रेस में शामिल एक वैन की खिड़की से बाहर निकलकर एक युवक वीडियो बना रहा था। नेशनल हाईवे 91 पर 7 किलोमीटर तक घोड़े दौड़ते रहे, लेकिन इस दौरान पुलिस की कोई गाड़ी नजर नहीं आई। घोड़ा रेस के दौरान आम लोग भी रास्ते से गुजर रहे थे। ऐसे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था। अगर ऐसा होता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? प्रयागराज में एक हाथी ने जमकर तांडव मचाया। हाथी के गुस्से को देखकर लोग डरे सहमे दिखाई दिए। तस्वीरें उतराव थाना इलाके के सदेरपुर की है, जहां पिछले 2 दिन से एक हाथी गांव में आतंक का पर्याय बना घूम रहा है। हाथी के पैर में जंजीर बंधी हुई है। हाथी पहले एक घर के पास आता है, थोड़ी देर तक जायजा लेता है, जिसके बाद हाथी अपना सिर घर की दीवार पर टिकाता है। जिसके बाद हाथी पीछे घूमता है और वो एक बिजली के खंभे पर सिर से टक्कर मारना शुरू कर देता है। पल भर में खंभा टूट जाता है, लेकिन गजराज का गुस्सा कम नहीं होता और वो खंभे को पूरी तरह से तोड़ डालता है। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में एमएसएमई एक्ट में बड़े बदलाव किए गए हैं। बदले हुए अधिनियम का नया नाम उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 होगा। नए एक्ट के तहत प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाना आसान होगा। योगी सरकार का प्रदेश में लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन तक ले जाने की ओर बड़ा कदम उठाया गया है। अभी तक उद्यमियों को लगभग 29 विभागों से करीब 80 एनओसी लेनी पड़ती थी, लेकिन अब केवल एक एनओसी से 1000 दिन तक उद्योग चलाया जा सकेगा। बाकी एनओसी हासिल करने के लिए 900 दिन का वक्त दिया गया है। नए कानून के जरिए अगले वर्ष में 15 लाख नए रोजगार मुहैया करवाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान वो उद्योग भी चलाएंगे और निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से उन्हें समयबद्ध तरीके से अनापत्ति अभी दी जाती रहेगी। एक साल में लगभग 15 लाख से अधिक लोगों को लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार देने का लक्ष्य है। यूपी विधानसभा का सत्र 20 अगस्त से शुरू होने जा रहा है।
विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा है कि सत्र की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सदन में करीब 600 कर्मचारी हैं, सभी का कोविड टेस्ट करा लिया गया है। कोविड के कारण ये सत्र बेहद संवेदनशील हो गया है, इसलिए हमने सभी माननीय सदस्यों की जांच के लिए भी उनके विधायक निवास के पास जांच की व्यवस्था की है। विधानसभा अध्यक्ष के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए विधायकों की सीट के बीच 1 सीट का गैप रहेगा। इस वजह से लॉबी एरिया और दर्शक दीर्घा का भी इस्तेमाल किया जाएगा। नियमों के मुताबिक 6 महीने के भीतर सत्र बुलाना जरूरी होता है, इसलिए 3 दिन का ये सत्र बुलाया जा रहा है। यूपी में सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। योगी सरकार ने दंगे और हंगामे के दौरान सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से हर्जाना वसूली के लिए 2 ट्रिब्यूनल का गठन किया। लखनऊ और मेरठ में ये ट्रिब्यूनल बनाए गए हैं। दर्शन करें, आप धरना दें, लेकिन आप किसी की प्रॉपर्टी की क्षति करें, वो किसी भी संविधान में वो अनिवार्य नहीं है। ट्रिब्यूनल पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने ट्रिब्यूनल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। ये सरकार कोरोना काल में भी सिर्फ हिंदू और मुसलमान करके ध्रुवीकरण चाहती है, इसके अलावा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार हत्याएं होती जा रही हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ अन्याय होकर हत्या हो जाती है। ये बताइए, जिस घर का चिराग बुझ जाता है, परिवार बर्बाद हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी? प्राधिकरण का गठन उपद्रवियों के खिलाफ एक बड़ा कदम है। जिन जिन लोगों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है, वे इस ट्रिब्यूनल में क्लेम करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए राम भक्तों ने अपने खजाने खोल दिए हैं। कोई चांदी और सोने की शिला राम मंदिर के लिए चढ़ा रहा है, तो मध्य प्रदेश के इंदौर के एक बड़े कारोबारी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए पोकलैंड मशीन को दान में दिया है। राम मंदिर के भव्य निर्माण में हर कोई अपना सहयोग देना चाहता है। ऐसे में मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग इस आस्था का पूरा सम्मान कर रहे। हर आदमी देने को तैयार बैठा, जो बना रहा है। तो पोकलैंड कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए, उससे भी बड़ी बड़ी मशीनें आएंगी। पोकलैंड मशीन राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच गई है, जिसका इस्तेमाल नींव की खुदाई में किया जाएगा। इस मशीन में भगवान राम की तस्वीर भी छपी है। 20 अगस्त को दिल्ली में निर्माण समिति की बैठक प्रस्तावित है। इस बैठक के बाद मंदिर निर्माण के कार्य में तेजी आएगी। लखनऊ में स्कूल फीस माफी को लेकर वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। कोरोना काल में स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इसके बावजूद अभिभावक हर महीने बच्चों की फीस भर रहे हैं, जिसको लेकर न्यूज 18 की मुहिम स्कूल फीस आधी करो को जन समर्थन मिल रहा है। लखनऊ में सेंट्रल बार एसोसिएशन से जुड़े वकीलों ने स्कूल फीस आधी करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वकीलों के 2 गुटों ने विधानसभा की तरफ कूच किया, लेकिन पुलिस ने वकीलों के एक गुट को परिवर्तन चौक पर और दूसरे गुट को बापू भवन के पास ही रोक लिया। वकीलों ने विधान भवन की ओर कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए, नारेबाजी करने लगे। वकीलों ने स्कूल फीस को आधी करने की मांग की। वकीलों के प्रदर्शन को देखते हुए हजरतगंज का पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। वकीलों ने फीस को लेकर स्कूलों की मनमानी पर लगाम नहीं लगाए जाने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग खारिज कर दी। याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीएम केयर्स फंड भी चैरिटी फंड है, लिहाजा रकम ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है। देयर इज नो स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन ऑन कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड टू एनडीआरएफ and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different, and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. केंद्र सरकार ने 8 जुलाई को शीर्ष अदालत के समक्ष दायर अपने हलफनामे में इस तर्क को खारिज कर दिया था। सरकार ने कहा था कि पीएम केयर्स फंड राहत कार्य करने के लिए स्थापित एक कोष है और अतीत में इस तर्ज पर कई ऐसे कोष बनाए जा चुके हैं। वाराणसी का मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन अब बनारस के नाम से जाना जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्टेशन का नाम बदलने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। आदेश भी जारी कर दिया गया है। एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं से लैस मड़वाडीह स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे के आदर्श स्टेशनों में शामिल है। 8 प्लेटफॉर्म वाले इस स्टेशन से नई दिल्ली, ग्वालियर, खजुराहो के लिए कई ट्रेनों का संचालन होता है। इनमें शिवगंगा एक्सप्रेस, बुंदेलखंड एक्सप्रेस, लिंक एक्सप्रेस शामिल हैं। स्थानीय लोग लंबे समय से स्टेशन का नाम बनारस करने की मांग कर रहे थे। जब से मैंने सुना है तो अंदर से प्रफुल्लित हो रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा उत्साह भी हो रहा और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि जो बनारस है ये बिल्कुल ठेठ है बनारस। मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान तत्कालीन रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने मड़वाडीह स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने का ऐलान किया था। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिखी थी। इसके बाद अगस्त 2019 में तत्कालीन डीएम सुरेंद्र सिंह ने सरकार को नाम बदलने की सिफारिश की थी। हालांकि माना जाता है कि मड़वाडीह का नाम मांडवी ऋषि के नाम पर पड़ा था। जालौन में निजी स्कूल की मनमानी सामने आई है। पाबंदी के बावजूद निजी स्कूल खुले रहे। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो भी बगैर मास्क के। बच्चों की क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई नजारा नहीं है। बच्चों और स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसए जालौन ने स्कूल प्रबंधन और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला माधोगढ़ थाना इलाके के गाँव मिझौना स्थित गायत्री बाल विद्या मंदिर का है। कोरोना के चलते 22 मार्च से स्कूल कॉलेज खुलने में पाबंदी है, लेकिन इस तरह स्कूल की मनमानी बच्चों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। अब देखना है कि प्रशासन इस गंभीर मामले का कितनी जल्दी संज्ञान लेकर कार्रवाई करता है। बलरामपुर में रफ्तार ने एक ही परिवार के 3 लोगों की जान ले ली, जबकि 2 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। हादसा उतरौला कोतवाली के गालिबपुर में उस वक्त हुआ जब मोहम्मद सिराज अपने परिजनों के साथ बहराइच दरगाह पर जियारत कर वापस लौट रहे थे। इस दौरान उनकी गाड़ी बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई, जिससे मौके पर ही मोहम्मद सिराज समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला और बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया गया। इस दौरान परिजनों ने इलाज में देरी को लेकर हॉस्पिटल प्रशासन पर सवाल भी उठाए। यहाँ पे एडमिट किया गया था, उनको बोला गया अंदर ट्रीटमेंट चलेगा, अंदर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब वो सीरियस हैं। अगर ये यहाँ से ले जाने के बाद बहराइच में अगर इनकी भी डेथ हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? इसके रिस्पॉन्सिबल कौन है? हादसे के बाद मौके पर कोहराम मच गया। पुलिस ने सभी मृतकों का पोस्टमार्टम करा दिया है। चंदौली में बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों की ओर से चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत जब टीम चौरहाट गांव के पीरू शहीद मजार के पास पहुंची, तभी वहां कुछ दबंग लोगों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों पर हमला कर दिया। इसमें कुछ कर्मचारियों को हल्की चोटें भी आ गईं। चांदी तारा से लेकर कई गाँव में रात में चेकिंग की गयी। जब ये लोग सुबह चौरहट गांव पहुंचे तो वहां चेकिंग के दौरान कुछ लोगों से पहले कहासुनी हुई। उसके बाद 40 से 50 की संख्या में दबंगों ने एक साथ कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया। इस मामले में बिजली विभाग की ओर से 4 नामजद और 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। विभाग को काफी दिनों से इस इलाके में बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी। यही वजह है कि पूरे डिवीजन के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी ये वारदात हो गई। नितिन गोस्वामी, न्यूज़ 18, चंदौली। बरेली में सिपाही के बर्थडे पार्टी के दौरान कैंट थाने में तैनात दारोगा संजय सोमवंशी संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से घायल हो गए। बाद में दारोगा को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोली संदिग्ध परिस्थितियों में लगी है। अभी प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि किसी प्राइवेट फंक्शन में ये थे और उसमें इनको गोली लगी। इलाज के लिए इनको हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया डॉक्टरों ने जो बताया है उसमें इनको खतरे से बाहर बताया जा रहा है। पार्टी के दौरान शराब के नशे में दारोगा ने इंस्पेक्टर कैंट धर्मेंद्र सिंह पर कई आरोप लगाए। इस मामले में कोरोना को रोकने के लिए भले ही सरकार ने समारोह पर रोक लगा रखी हो, लेकिन कुशीनगर में एक एसडीएम ने अपनी जन्मदिन पार्टी में तमाम कायदे कानूनों को ताक पर रख दिया। कप्तानगंज तहसील में एसडीएम के पद पर तैनात अरविंद कुमार ने अपनी बर्थडे पार्टी में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर मखौल उड़ाया।
बर्थडे पार्टी में बज रहे डीजे की धुन पर मेहमान जमकर नाचते गाते रहे। एसडीएम साहब शायद ये भूल गए कि वो लोक सेवक हैं और उनके ऊपर सरकार के नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी है। 16 अगस्त लॉकडाउन के दिन आयोजित एसडीएम साहब की बर्थडे पार्टी में कप्तानगंज थाने के एसओ साहब भी मौजूद थे और तो और तहसील के ज्यादातर लेखपाल और स्थानीय लोग साहब को केक खिलाने के चक्कर में एक दूसरे पर चढ़े जा रहे थे। एसडीएम साहब भी अपने जन्मदिन की पार्टी में कुछ इस कदर खुमार थे कि डूबे हुए नजर आए और उनको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। इतना भी दिखाई नहीं पड़ रहा था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के नामों पर सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो यहाँ जारी है लगातार खबरों का सिलसिला। नमस्कार।